Hello everyone and welcome to my channel Miraki YouTube. So let's start today's video with questions from NET Public Administration December 2018 एग्जाम जिनको हम सॉल्व करेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड उनको एनालाइज करेंगे कि कौन सी यूनिट में से किस टॉपिक में से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में वी शैल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 50 of paper 2, that is the subject paper of public administration, although the serial number of these questions can vary from set to set, right? सो जो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आई विल टेल यू कि आपने ये वीडियो को कैसे आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। सो क्वेश्चन आने के बाद आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं, या फिर आप इसको एक तरीके से कंसेप्ट्स को समझने के लिए भी इस जो वीडियो है उसको यूज़ कर सकते हैं। So let's get started. So the first question for today, that is question number 41, is which one of the following departments of the Ministry of Finance prepares the union budget in India? तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का यूनियन बजट ऑफ इंडिया जो है, जो बजट होता है हमारा, उसको प्रिपेयर करता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेकेंड इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, थर्ड इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड फोर्थ इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जो यूनियन बजट जो है हमारा उसका वो प्रिपेयर करता है? देखो, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं, right? So Department of Revenue, Department of Expenditure, Department of Economic Affairs and Department of Financial Services, all are departments of Ministry of Finance. Now coming to the answer, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करता है आपका यूनियन बजट, ठीक है? एक डिपार्टमेंट और है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये भी एक डिपार्टमेंट है इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, बाकी यहाँ पे जो है वो मेंशन्ड है, ठीक है जी? और आंसर आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज बजटरी प्रोसेस, ठीक है? और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर भी डिवीजन का नाम है बजट डिवीजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो मिनिस्ट्री है, उसके अंडर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड द डिवीजन इज बजट डिवीजन। So the answer is option number 3. Now coming to the next question, district collector is that tortoise on the back of which the elephant rides. This statement is given by. So you have been given a statement, आपको एक statement दी गई हुई है, आपने बताना है कि वो statement किसने दी. So this is a factual type of question, right? अब इस स्टेटमेंट में कभी कभी लिखा होता है एलिफेंट राइट्स या फिर लिखा होता है एलिफेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट्स, ठीक है? तो फेमस स्टेटमेंट है, हाथी सवार है, हाथी बैठा है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे मेंशन होता है स्टेटमेंट के अंदर, तो काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सो द ऑप्शंस आर नंबर 1 रामसे मैकडोनल्ड, 2 रामसे मुयर, 3 जॉन मॉन्टगोमेरी एंड 4 एडी गुडवाला। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आंसर सही है। सो आई एम टेलिंग यू द आंसर नाउ, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 रामसे मैकडोनल्ड, ठीक है? नाउ पहले भी क्वेश्चन आ चुका है बट यू हैव टू रिमेंबर कि राम से मैकडोनल्ड है, राम से मुयर नहीं है, क्योंकि दोनों के जो नेम्स हैं वो थोड़े मैच करते हैं। तो राम से मैकडोनल्ड बेसिकली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, वो रहे हैं, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट है वो दी थी। इसी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इसी से रिलेटेड एक दो स्टेटमेंट्स या फिर कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक इसमें एक और जो स्टेटमेंट है वो है दैट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर is in the eyes of most of the inhabitants the government। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रह रहे हैं उनकी आंखों में गवर्नमेंट ही है, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं या फिर जिस एरिया के लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को गवर्नमेंट की तरह देखते हैं, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट जो है इट वाज गिवन बाय साइमन कमीशन। आई एम टेलिंग यू ताकि अगर ये आ जाए क्वेश्चन तो आप मिस आउट ना करें। सेकेंडली, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही लिटिल नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, लिटिल नेपोलियन, लिटिल
नेपोलियन के नाम से भी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोस्ट है वो किसने स्टार्ट की थी, किसने ये ऑफिस स्टार्ट किया था। सो इट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था। कब किया था? 1772 के अंदर। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ये ऑफिस स्टार्ट किया, राइट। सो ये थे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टॉपिक इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। Now next question is in which of the following years did the Controller General of Accounts, जिसको शॉर्ट में हम CGA बोलते हैं, come into existence in India। जो मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं उनको यह क्वेश्चन बहुत आसान लगना चाहिए, क्योंकि जस्ट लास्ट वीडियो में जो है मैंने आपको बात बताई थी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को हमने थोड़ा डिस्कस किया था। आपको पढ़ने के लिए भी मैंने जो टॉपिक है बोला था। तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस आर नंबर 1 1972, 1975, 3 1976 एंड 4 1977। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1976, राइट। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो ऑफिस जो है वो बना कब? 1976 के अंदर। ध्यान रखना है ये CGA है, इट इज नॉट CAG। CAG इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दिस इज CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो क्वेश्चन कहाँ से है? इट इज फ्रॉम यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस टॉपिक इज नॉट मेंशन्ड स्पेसिफिकली, मतलब अगर आप सिलेबस में देखोगे तो आपको CGA लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन व्हेन वी स्टडी द बजट प्रोसीजर वी स्टडीड ऑडिट एंड अकाउंट्स, तो उसके अंदर जिसका जो मेंशन है वो आता है। इससे पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, पूछा गया था आर्टिकल 150 के ऊपर, राइट। So option number 3 is correct. Now the next question is uncle syndrome is related to which of the following? So एक term है, there is a term called uncle syndrome। आपको बताना है कि जो options दिए हैं उनमें से किसके साथ ये related है। ऑप्शंस क्या है? नंबर 1 अपॉइंटमेंट्स टू हायर जुडिशरी, जो जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट्स होती हैं हायर जुडिशरी में, उससे रिलेटेड है। या फिर नेपोटिज्म इन ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो भाई भतीजावाद जिसको हम बोलते हैं उससे रिलेटेड है। या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। या फिर इन्वेस्टिगेशन बाय विजिलेंस कमीशन, जो विजिलेंस कमीशन कोई इन्वेस्टिगेशन करता है तो उससे रिलेटेड कोई टर्म है अंकल सिंड्रोम। सो इफ यू नो द आंसर, आप गेस कर सकते हैं आंसर, या फिर गेस मार सकते हैं कि इंटेलिजेंट। नाउ आई एम कमिंग टू द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 अपॉइंटमेंट्स टू हायर जुडिशरी। अंकल सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड अंकल जज सिंड्रोम। इसी का दूसरा या कह सकते हैं इसी को अंकल जज सिंड्रोम भी बोलते हैं, पर आई थिंक एग्जामिनर ने वो मेंशन नहीं किया, वरना आंसर जो है वो ऑब्वियस हो जाता, राइट। सो व्हाट इज दिस सिंड्रोम? इट इज़ बेसिकली कि जब हाई जुडिशरी के अंदर, सपोज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जजेस हैं, उन्हीं के जब रिलेटिव्स या उनके रिश्तेदार या उनकी फैमिली के जो लोग हैं उसी कोर्ट के अंदर जब वो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस लॉ करते हैं एज एडवोकेट, तो उसको हम अंकल सिंड्रोम कहते हैं। तो क्या होता है कि लोग प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद दे गेट प्रमोटेड, जब उनकी प्रैक्टिस थोड़ी लंबी हो जाती है तो दे गेट प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ जजेस, राइट। क्योंकि हमें पता है कि जजेस के अंदर भी एक्सपीरियंस जो है वो एक काफ़ी बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है टू बी अ जज, ठीक है। तो ये है अंकल सिंड्रोम, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले काफ़ी इस पे न्यूज़ में आता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, तो आप चाहे तो वो देख सकते हो। तो दिस इज़ बेसिकली अंकल जज सिंड्रोम। मतलब ये देखा गया कि जो एडवोकेट्स थे, ऑलमोस्ट हर एडवोकेट का कोई ना कोई रिश्तेदार था या फिर वो थे जो वहाँ पे जुडिशरी की तरह काम कर रहे थे, एवरी थर्ड उसके, ठीक है। तो ये इसलिए ये काफ़ी कभी कभी बीच में हाईलाइट में रहता है। तो आई होप व्हाट इज दिस आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर इज अपॉइंटमेंट्स टू हायर जुडिशरी। सो क्वेश्चन है यूनिट 3 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप देख सकते हैं, आप इसको इस टर्म को जुडिशरी से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि जुडिशरी से रिलेटेड है, या फिर कंबैटिंग करप्शन एक टॉपिक है क्योंकि है तो एक फॉर्म ऑफ करप्शन ही, आप वहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। Now next question is which of the following is correct regarding नीति आयोग? तो नीति आयोग से के बारे में जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो कौन सी सही है, कौन सा जो पॉइंट है वो सही है। ना ऑप्शन नंबर 1 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी, 2 इज अ स्टाफ एजेंसी, 3 इज अ लाइन एजेंसी एंड 4th इज एन ऑक्सिलरी एजेंसी। सो बेसिकली कोई अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इट इज़ बीइंग आस्क्ड कि व्हाट टाइप ऑफ एजेंसी इज नीति आयोग, किस तरीके की एजेंसी जो है वो नीति आयोग है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में क्या उसका नाम मेंशन है
नहीं है, ये हम सबको पता है, बहुत बार डिस्कस किया है, सो ये नहीं होगा। सेकेंड, क्या एक स्टाफ एजेंसी है? यस, इट इज़ अ स्टाफ एजेंसी, कई बार बताया है, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेसिकली। अगर स्टाफ एजेंसी हो गई तो ऑब्वियस है कि लाइन एजेंसी एंड ऑक्सिलरी एजेंसी तो नहीं होगी। सो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी हम पढ़ते हैं लाइन एंड स्टाफ के बीच में डिफरेंस। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे तक पर रिवाइज हो जाए, आई एम टेलिंग यू। सो सी फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज द लाइन एजेंसी। लाइन एजेंसी होती है जो काम करती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मेन काम है, जो अचीव करना है गोल, जो भी गवर्नमेंट का गोल है, कोई पॉलिसी है, उसको जो एग्जीक्यूट कर रही है फील्ड लेवल पर, दैट इज लाइन एजेंसी। मतलब जो हमें दिख रहा है काम होता हुआ, जो पब्लिक के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, दैट इज लाइन एजेंसी, राइट। सपोज कि गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, कोई पब्लिक कॉर्पोरेशन हो सकती है, जो काम कर रही है, एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दे आर द लाइन एजेंसी। अब व्हाट इज स्टाफ एजेंसी क्या होती है? कि जो डायरेक्टली काम नहीं कर रही है, बट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय सुपरवाइजिंग द लाइन एजेंसी और या फिर एडवाइजिंग द लाइन एजेंसी। तो हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में स्टाफ एजेंसी नहीं होगी, पर ये सुपरविजन का काम करती है, गाइडेंस देने का काम करती है लाइन एजेंसी को। जैसे कि अगर आप नीति आयोग की बात करें तो उसका काम क्या है? प्लानिंग करना या फिर गाइडेंस देना, ठीक है। डायरेक्ट हम उसी कंट्रोल में नहीं है, सॉरी टच में नहीं है। लास्ट इज एन ऑक्सिलरी एजेंसी ना। ऑक्सिलरी एजेंसी भी डायरेक्ट काम नहीं करती है, पीछे से काम करती है, हेल्प करती है लाइन एजेंसी को। पर इसका हेल्प कैसे करती है? बाय हाउस कीपिंग एक्टिविटीज, जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, वो जो काम करती हैं, दैट इज एन ऑक्सिलरी एजेंसी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टाफ एजेंसी, लाइन एजेंसी एंड एन ऑक्सिलरी एजेंसी। तो आपको पता लग गया होगा डिफरेंस। सो नीति आयोग जो है टॉपिक यूनिट 3 का, वहां से क्वेश्चन है एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। स्टाफ एजेंसी है नीति आयोग, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी, प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर स्टेटमेंट है, आप इन्वर्टेड कॉमर्स देख सकते हैं। देयर इज अ नीड टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग वर्क एंड परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स थ्रू नेशनल अवार्ड्स। एक ज़रूरत है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस है, अगर उनका जो काम है अगर वो बहुत बढ़िया है, आउटस्टैंडिंग है, तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। उसको कैसे? नेशनल अवार्ड्स देकर, उनको अवार्ड्स देकर मोटिवेट किया जाए, उनके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए। तो विच कमीशन और कमेटी गेव दिस रिकमेंडेशन? सो यू हैव टू टेल कि ये 4 जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी कमेटी या कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी है। ऑप्शन नंबर 1 इज फर्स्ट ARC या फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सेकंड ARC, थर्ड इज PC होटा कमेटी एंड फोर्थ इज YK अलग कमेटी, ठीक है। तो ये आपने बताना है। तो द आंसर इज नंबर 2, सेकेंड ARC, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि सिविल सर्वेंट्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए बाय गिविंग नेशनल अवार्ड्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था कि इससे रिलेटेड एक न्यूज़ कुछ दिन पहले काफ़ी हाईलाइट लाइमलाइट में थी। PM अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो ये अवार्ड्स कुछ सालों से चलते आ रहे हैं, इस साल कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो प्लीज़ इसको सर्च करके आप एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन डायनेमिक है तो डायनेमिक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से? दिस इज फ्रॉम यूनिट 9 गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। PC होता कमेटी जो है और वाई की अलग कमेटी जो है, ये किसके ऊपर बनी है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 2019 के क्वेश्चंस में ये ऑप्शंस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सो दिस वे यू वुड ऑल्सो बी रिवाइजिंग, ठीक है। So next question is given below are two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. Read the statements and choose the correct answer using the code given below. So basically assertion reason type का question है। Let us see क्या पूछा है। Assertion is lateral entry to civil services can crush the steel frame of India. Now first you must understand what is lateral entry. Now lateral का मतलब होता है कि मेन गेट से एंट्री नहीं करी आपने, साइड से एंट्री कर दी, ठीक है। अगर कोई घर है, उसका एक रास्ता है जाने का, मतलब सपोज ये मेन डोर है, आप यहाँ से नहीं जाकर खिड़की से कूद गए, या फिर आप कह लीजिए कि कोई साइड गेट है, कोई छोटा गेट है, वहां से आप जाते हो, दैट इज कॉल्ड लेटरल एंट्री। तो अब यहाँ लेटरल एंट्री की बात हो रही है विद रिगार्ड टू सिविल सर्विसेज। तो स्टेट एजर्शन दी जा रही है
क्या कि जो लेटरल एंट्री है टू सिविल सर्विसेज, मतलब जो मेन प्रोसीजर है, प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, ये सब क्रैक करके जाने का, ये ना करके लेटरल एंट्री जो है सिविल सर्विसेज की, दिस कैन क्रश द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया हम सिविल सर्विसेज को ही कहते हैं, ठीक है। तो इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्रश कर सकता है। नाउ रीजन क्या दिया जा रहा है, दैट लेटरल एंट्री ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट्स इनटू टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स। ऑब्वियसली जो लेटरल एंट्री हर किसी को देगा तो देंगे नहीं, वो किसको देंगे, आउटसाइड, बाहर जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको देंगे। किसमें, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में, अशर्स इन वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज। तो अगर लेटरल एंट्री दी जाती है बाहर के लोगों को, बाहर के एक्सपर्ट्स को, तो वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ सकती है। यू हैव टू टेल ऑप्शंस को देकर, कोड्स को देखकर, कि दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो क्या आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर ए ट्रू है, बी आर फॉल्स है, या फिर ए फॉल्स इन आर ट्रू है। नाउ अगर लिटरल एंट्री होगी तो क्या स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया क्रश हो सकता है? यस, हो सकता है। बिकॉज क्या होगा, फ्रिक्शन आ जाएगी कि लोग इतना मेहनत करके प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हैं, और उसके बाद मेंस क्रैक करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू क्रैक करते हैं, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, वहाँ जाते हैं। और ठीक है, तो ये कुछ टाइम पहले ऐसी लेटरल एंट्री के थ्रू कुछ एक्सपर्ट लोगों को, कुछ एक्सपर्ट, आई वुड से एक्सपर्ट्स को लाया गया था टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में। तो दोनों तरीके से प्रॉस भी हैं इसके, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो ये क्रश हो सकता है, चांसेस आर देयर, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड, कि क्या लेटरल एंट्री से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज आएगी? ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि जिनको लाया जाता है वो कई बार प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं जिन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, किसी कंपनी के सीईओ रहे हैं या उनको एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने की है, तो ऑब्वियसली उनको लेकर आएंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस जो है, आप एक्सपर्टीज जो है आप लेके आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पर क्या जो, अब क्या ये इसका रीज़न है? तो क्या ध्यान से दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो पहले वाली, तो क्या हमारा स्टील फ्रेम जो है इंडिया का, वो इसलिए क्रश हो जाएगा कि वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज आ रही है? नहीं, ये कोई सेंस नहीं बनती है, ठीक है। ये हो सकता था कि आपको लिखते कि फ्रिक्शन हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन ये कोई रीजन नहीं बन रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 2, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. Question is from Unit 3 Indian Administration. Topic is Civil Service Reforms, and statement number 2 is correct. Now next question is, in which of the following budgets was the salary of the President of India raised to rupees 5 lakh per month? तो इनमें से कौन से बजट आपको साल दिए हैं, फाइनेंशियल ईयर्स दिए हैं, में से जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनकी सैलरी 5 लाख प्रति महीना कर दी गई? ऑप्शंस, 2015 to 16, next is 2016 to 17, next is 2017 to 18, and next is 2018 to 19. So now this question was this ये उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था, तो आपको आंसर आप बता सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 2018 टू 19। तो 2018 से 19 जो फाइनेंशियल ईयर है, वहाँ पर जो उसका जो बजट आया उसमें काफ़ी सारे लोगों की या फिर ऑफिशियल्स की हम कह सकते हैं सैलरी इंक्रीज हुई। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ₹5 लाख हुई, पहले जो थी वो कितनी थी, 1.5 लाख रुपए महीना। तो आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख पर मंथ से डायरेक्टली 5 लाख पर मंथ हो गई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, मतलब। और इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी भी पहले होती थी 1,10,000, उससे उनकी 4 लाख, अब एट प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे, उनकी 4 लाख पर मंथ है। और जो गवर्नर्स हैं उनकी भी इंक्रीज हुई थी, उनकी एट प्रेजेंट 3.5 लाख पर मंथ है, ठीक है। और जो एमपीज हैं और जो चीफ जस्टिस हैं, जजेस हैं, सबकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज हुई थी। एंड यू मस्ट नो दैट दिस इज द बेसिक पे, ठीक है, बाकी चीज़ें अलग हैं, दिस इज द बेसिक पे दैट दे गेट। तो ये 2018-19 के बजट में जो है इंक्रीज, हाइक जो है लेके आया गया था, एंड इट वाज इन न्यूज़। तो उस क्वेश्चन, उस साल ही जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली बन गया, ठीक है। तो यूनिट 3 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक आप प्रेसिडेंट से बोल सकते हैं, या फिर यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, बजट से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बजट का क्वेश्चन है और काफ़ी न्यूज़ में था, काफ़ी बड़ा चेंज था काफ़ी सालों बाद, तो इसलिए ये ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू द next question, question number 49. Which one of the following committees is often described as a super cabinet?
जो निम्नलिखित है ऑप्शंस है, इनमें से कौन सी कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? ठीक है, तो फर्स्ट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सेकंड इज कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, थर्ड इज कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड लास्ट इज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है इनको हेड करते हैं और उसको हम सुपर कैबिनेट कहते हैं. सुपर कैबिनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, पॉलिटिकल मैटर्स है, वो ये कैबिनेट कमेटी जो है वो लेती है. ठीक है, तो मेन हो गई, इसलिए इसको हम सुपर कैबिनेट जो है वो कहा जाता है. प्राइम मिनिस्टर इसको जो है वो चेयर करते हैं. तो आपका क्वेश्चन हो गया कैबिनेट कमेटीज, यूनिट 3 का टॉपिक है वहां से, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. नाउ एज यू नो, अगर आप देख रहे हैं अभी तक, तो इट इज़ होप्ड, ऑब्वियस है कि आपको वीडियो यूजफुल लग रही होगी. सो प्लीज़ मेक श्योर जस्ट अभी आप लाइक दबाएं. ठीक है, और इसी से मुझे याद आया कि दो लोगों का आई थिंक मेरे पास फेसबुक पर मैसेज आया था कि उनको पता नहीं लगता है कि वीडियो जो है वो कब आ रही है. आई एम सॉरी, कई बार वीडियो रेगुलर नहीं हो पाती है. तो दैट इज़ बिकॉज आपने शायद जो बेल बटन होता है साथ में वो प्रेस नहीं किया है. इफ़ यू प्रेस द बेल आइकन तो आपको नोटिफिकेशन चली जाती है फ़ोन पर भी, और आपके ईमेल में पहुंच जाएगी कि जो वीडियो है वो रिलीज़ हो चुकी है, प्रोवाइडेड अगर आपने पूरे यूट्यूब की जो नोटिफिकेशन हैं वो बंद ना कर रखी हैं. अगर आपकी यूट्यूब नोटिफिकेशन ऑन है और आप जो बेल बटन है सब्सक्राइब के साथ में उसको प्रेस करेंगे, सो यू विल नेवर मिस एन अपडेट कि चैनल पे कोई वीडियो आई है. बस इतना ही कहना था. एंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडिया? तो कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो एक सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का? ऑप्शंस हैं 1 कॉर्पोरेशन टैक्स, 2 इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, 3 टोल्स एंड 4 इंडस्ट्रीज. ये 4 ऑप्शन जो हैं आपको दिए गए हैं. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग. सो एज यू मस्ट बी नोइंग, मैंने आपको शेड्यूल्स करवाए थे. 7th शेड्यूल है इंडिया का, जिसमें हमारी तीनों के तीनों जो लिस्ट हैं वो आती हैं. कौन कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट कौन सी होती है? जिसमें सेंटर जो है वो लॉज बनाता है. स्टेट में जो है वो स्टेट्स हैं जो रिस्पेक्टिव वो लॉज बनाते हैं. कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स में वो होते हैं वो सब्जेक्ट्स जिस पे चाहे स्टेट हो चाहे जो यूनियन हो, दोनों के दोनों लॉज बना सकते हैं. लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे यूनियन ने भी लॉ बनाया है और स्टेट ने भी लॉ बनाया है, और वो जो लॉ है आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो जो यूनियन ने लॉ बनाया है, जो सेंटर ने लॉ बनाया है, दैट प्रिवेल्स. ठीक है, वो लॉ जो है वो कंटिन्यू करता है. सो आपको ये थी 3 लिस्ट. तीनों लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. राइट, इजी है, पहले हमने कर रखा है. तो आपका क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 3 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज यूनियन स्टेट रिलेशंस, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन. अब आगे देखते हैं होमवर्क क्या है. तो आज आपने पढ़ना है टॉपिक प्रेसिडेंट और कैबिनेट कमेटीज. ये आप कवर कर लीजिए. अगर आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो इससे आपको एक बूस्ट मिल सकता है कि आज आपने टॉपिक्स जो हैं रिवाइज करने हैं. राइट, और साथ ही साथ आपने मुझे जो मैंने 1-2 क्वेश्चंस पूछे हैं वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि तीनों लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और कोटा कमेटी जो है वो किस पे है, और आई थिंक एक अलग कमेटी थी वो किसके ऊपर है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. प्लस जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें से आपको कितने आते थे और आपके कितने सही हुए वो भी आप मुझे बताएं. कोई और फीडबैक हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, अगर हम एनालिसिस की बात करें तो आज जो 10 क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें से 6 क्वेश्चंस वर फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, 1 क्वेश्चन वाज फ्रॉम स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, 2 questions from economic and financial administration, and 1 question from unit 9 governance and good governance. Here I would like to remind you कि जो हम questions कर रहे हैं तब 2018 में, तब हमारा जो सिलेबस है that was not revised, राइट. तो तब सिलेबस पुराना वाला था, बट जो मैं आपको ये एनालाइज करके बता रही हूँ, सेग्रीगेट करके बता रही हूँ दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस. ठीक है, तो ये हमारे कुल मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. Keep studying, keep safe, and have a very nice day.